जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल बहुत ही एक दुखद न्यूज़ हमें सुनने को मिली। हमारे बीच हमारे जो फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, ये अब नहीं रहे। ठीक है। तो पूरी केसी फैमिली की तरफ से दोस्तों हम दुआ करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें, ठीक है, और इनके परिवार को शक्ति दें। चलिए दोस्तों, अगर हम आज का टॉपिक शुरू करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हम देखेंगे। ठीक है, आज हम कुछ की फीचर्स जानेंगे दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट पार्ट में अगर याद कीजिएगा तो हमने ये पढ़ा था कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो ये हमने जाना था, कुछ 5 रीजंस हमने जाने थे, बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे। ठीक है, अपने आप में एक वो क्वेश्चन था, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको आंसर भी मिल ही गया होगा उस वीडियो में, जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि पूरा चैप्टर है एक। ठीक है, जाना ज़रूरी भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों ये आपकी पॉलिटी की। ठीक है, काफ़ी सारे आपको इसमें टॉपिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे ना, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप वो पढ़ेंगे और अगर आपका उसका बेस क्लियर ना हो ना तो दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये किताब खास करके पढ़नी ज़रूरी है। इसलिए एक भी लेक्चर, एक भी पार्ट, एक भी मिनट इस लेक्चर का, ठीक है, स्किप मत करिएगा। ठीक है, स्किप मत करिए, क्योंकि ये आपकी देखिएगा ज़िंदगी है ये। जो बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, सीडीएस हो, एनडीए हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, सब में देखिएगा तो इंडियन पॉलिटी एक अच्छा खासा देखिएगा तो वेट कवर करती है, अच्छा खासा वेटेज रखती है। इसलिए ज़रूरत है आपकी, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ज़रूरत है आपकी कि आप ये लेक्चर देखें, सारी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझें। ठीक है, तो उसी सिलसिले में अगर देखिएगा तो आज हम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स जानेंगे। 5 की फीचर्स देखिएगा तो बेसिकली हम जानेंगे फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे हम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और सेकुलरिज्म के बारे में जानेंगे। अब रही बात सेकुलरिज्म की, जो आपका 5वां फीचर होगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ इसमें दे नहीं रखा है, तो थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ बता दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है जो सेकंड चैप्टर है आपकी इस किताब का वो सेकुलरिज्म ही है। ठीक है, सेकुलरिज्म के ऊपर ही है, तो उसमें हम क्या होगा ना, थोड़ा डिटेल में उस चीज़ को हम समझ लेंगे। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट देखिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप देखिए जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इन पे फोकस कीजिएगा, बाकी मैं समझा दूंगा। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in struggle for independence from British rule for several decades। देखिए बिगिनिंग, जब 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। किस लिए आगे बढ़ रहा होता है कि भारत को आज़ाद कराना होता है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, और ये ऐसा नहीं था, ये स्ट्रगल, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सिर्फ उसी टाइम से चली थी। उससे पहले कितने डिकेड्स हो गए थे, लग गए थे। चाहे आप बात करिएगा 1857 के रिवोल्ट की, ठीक है, तो तब से ही अगर देखिएगा शुरू, तो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट और तेज़ी से आगे चलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद 20th सेंचुरी में इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे क्यों बढ़ती इतनी तेज़ी से, क्योंकि काफ़ी सारे जो यंग लीडर्स थे, ठीक है, उस टाइम पे नए लीडर्स का फेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यंग लीडर्स आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट और तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक है, हम अपनी आज़ादी की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। ठीक है, अब जब देखिए, जब फ्रीडम स्ट्रगल, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, जो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नेशनलिस्ट यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, नाम लेने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने, और जो मेन लीडर्स की अगर हम बात करें जाए, ठीक है, तो उन्होंने देखिएगा अपनी पूरी जान लगा दी थी भारत को आज़ाद करने में। जब उन्होंने ये सोचा होगा कि भारत को हमें आज़ाद करना है, तो उन्होंने ये भी इमेजिन किया होगा कि आखिर फ्री इंडिया दिखेगा कैसे। ठीक है, फ्री इंडिया को कैसे चलाना है उसकी प्लानिंग भी की होगी, सोचा होगा, इमेजिन किया होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ना दोस्तों, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ऐसा नहीं है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ऐसा नहीं, बहुत साल लगे थे। ठीक है, बहुत लोगों का सपना था। ठीक है, बहुत लोगों की सोच थी, बहुत लोगों की इमेजिनेशन थी। ठीक है, कि आखिर फ्री इंडिया कैसा दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, चाहे मेजॉरिटीज़ हो, माइनॉरिटीज़ हो, उनको राइट्स पूरे मिलेंगे। ठीक है,
तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी पहले सोच ली गई थी हमारे नेशनलिस्ट जो थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। अब देखिए क्या हुआ था ना, बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा ही लंबा एक्सपीरियंस था ऑथोरिटेरियन रूल का। ऑथोरिटेरियन रूल का मतलब क्या था, ब्रिटिश रूल का। जब मर्जी कॉलोनियल स्टेट कह सकते हैं, स्टेट से यहाँ मतलब है दोस्तों मेरा कंट्री से, ठीक है। आपको जैसे भी पता होगा, जो बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस या डीपली अगर बताऊँ मैं आपको, तो स्टेट को हम रेफ़र करते हैं कंट्री से, ठीक है, इंडियन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे राज्यों से मेरा मतलब नहीं भारत के राज्यों से, स्टेट को हम यहाँ पे देखिएगा तो स्टेट मतलब हो गया आपकी कंट्री यानी इंडिया। तो इंडिया में क्या था, कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल यानी ऑथोरिटेरियन रूल था, ठीक है। पूरी अथॉरिटीज़ आपके ब्रिटिशर्स के पास थी। जब मर्जी जा जिसको मारा, जब मर्जी जा किसी को भी उठा के पुलिस में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया, पुलिस में डाल दिया सॉरी कह रहा हूँ, जेल में डाल दिया, ठीक है। पीटा, लूटा, लूटा तो बहुत है खैर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि इंडियंस को ना क्या हुआ, बहुत अत्याचार हुए, बहुत अत्याचार हुए। तो वो लोग क्या सोचने लग गए कि जब हमारा भारत आज़ाद होगा ना, तब हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे। डेमोक्रेसी को क्यों अपनाएंगे दोस्तों, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। सारे लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ईच एंड एवरी वन विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। क्यों, वोट देते हैं ना, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं ना। तो बस ये भी हो गया। दिस वॉज डन नॉट बाई वन पर्सन बट बाई ग्रुप ऑफ अराउंड 300 लीडर्स, ठीक है। अब किताब में देखिएगा तो लीडर्स नहीं आपके पीपल्स लिखा है, पर हमें भी पता है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, एक रचना की थी ऐसी, ठीक है, चीज़ की जिस पे आज देखिएगा तो देश खड़ा है। तो इसमें क्या है, हम उन्हें पीपल्स तो कहेंगे नहीं, लीडर्स थे यार वो सारे। तो 300 लीडर्स थे, ठीक है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1946 में, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लगातार मिलते रहे थे पीरियड वाइज, देखिएगा तो 3 सालों तक भारत का संविधान लिखने के लिए, ठीक है। तो काम लगा था, ऐसा नहीं था कि 1 महीने बैठे किताब लिख दी। किताब नहीं है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट है वो, सिर्फ एक किताब नहीं है, पूरा देश है उस पर, ठीक है। पूरे देश के लोगों की उम्मीदें हैं, देश के लोगों के राइट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, ठीक है, सब चीज़ लिखा हुआ है उस पर। फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पता नहीं क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं ना, शॉर्ट वीडियो में। देखिए हर आर्टिकल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर ये आपको आर्टिकल्स एक वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। बता दूंगा कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। तो अगर आप बोलिए, कमेंट करिएगा, तब मैं वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि हाँ ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे ना, पहले एक वीडियो मैं आपकी बना दूंगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिस पे सारे आर्टिकल्स में होंगे। आर्टिकल्स मैं आपको बता दूंगा नंबर वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज में और पार्ट वाइज में। पर उसमें क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होंगे ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, बाद में 1-2 लेक्चर बना लेंगे उसके हम। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िएगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने की दोस्तों, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। अब देखिए जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ना ज़बरदस्त बहुत बड़ा टास्क आ गया था। क्यों आ गया था, फ्रेम करना था यार कॉन्स्टिट्यूशन। और किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें फ्रेम करना था, ठीक है, वो उन्हें अपने दिमाग में रखना था। क्यों रखना था, देखिए हमारा देश ऐसे छोटा सा नहीं था, ठीक है। अब रशिया से कंपेयर कीजिएगा तो ठीक है छोटा है, पर यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करिएगा, ठीक है, पॉपुलेशन भी अगर उस टाइम पे उतनी ना माने जितनी आज है, पर डाइवर्सिटी तो थी, ठीक है। पार्टीशन की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है, पार्टीशन आपको पता है। फिर प्रिंसली स्टेट्स की मतलब प्रिंसली स्टेट्स का भी चक्कर था, उनको भी इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो ये सारे चक्कर थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने डाइवर्सिटी, आपको पता है डाइवर्सिटी इन द सेंस, फिर देखिएगा कास्ट के आधार पर रिलीजन हो गई, ठीक है, कभी किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें अबॉलिश हो जाए, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स देने हैं, फंडामेंटल राइट्स देने हमें सबको, ठीक है। पार्टीशन के बाद जो सीन बन रहा था, ठीक है, ऐसा ना लगे जो उस टाइम पे माइनॉरिटीज़ रह गई थी हमारी कंट्री में कि उनके साथ भेदभाव हो रहा। फिर प्रिंसली स्टेट जो थे, राजे रजवाड़े जो थे, उनको एक साथ करना, ये मतलब ऐसा तो था नहीं कि हलवा था, ठीक है,
कि फटाफट हो गई चीज़, इसमें टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, ज़बरदस्त मेहनत लगी, ठीक है। उसके बाद जब इतनी चीज़ें ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या तैयार होता है, वर्किंग ओवर दीज चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अ विजनरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, ये लाइन जो है ना, अगर आपकी किताब में देखिएगा लिखी हुई है, लिखी हुई है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में ये आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लाइन है। क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अ विजनरी डॉक्यूमेंट, विजनरी डॉक्यूमेंट दे दिया था। ये नहीं कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि आने वाले 10-12 साल तक, नहीं, फ्यूचर में देश कैसे चलेगा, देश कैसे काम करेगा, ठीक है, देश में लोगों को क्या राइट्स मिलने चाहिए, हर चीज़ लिख दी। तो ये मतलब इन्होंने पहले से ही सोचा होगा ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तभी तो इसे कह रहे हैं विजनरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज का ये लेक्चर देखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है, पर एकदम आपके फ़ायदे लायक होगा, ठीक है, तो पूरा देखिएगा। तो विजनरी डॉक्यूमेंट कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ फीचर्स की बात करें, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक इमेज है, आप देख रहे होंगे यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्पीच दे रहे हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं इसी पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, इसका आंसर बताइएगा आप। याद कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप या तो इसमें आंसर दे दीजिए या तो वो शॉर्ट देख लीजिए, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बन रखी केसी शॉर्ट्स में। कभी भी आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अगर अटेम्प्ट करने हैं ना, तो आप जाके केसी शॉर्ट्स में जाइए। सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज में मैंने आपसे पूछे हैं, कुछ रैंडमली क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो उसके आंसर आप दीजिए, मदद मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे चलते हैं हम। अपना फर्स्ट फीचर अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कहता है हमें, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म हमसे कहता है दोस्तों कि एक लेवल से ज़्यादा, ठीक है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे देश में। कैसी होनी, क्यों होनी चाहिए, देश बहुत बड़ा है दोस्तों, पहली चीज़ तो, ठीक है, देश बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, देश अच्छे से फंक्शन कर पाए, देश अच्छे से रन कर पाए, तो इसलिए हमने फेडरलिज्म अपनाया था। एक की फीचर अगर देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको फेडरलिज्म देखने को मिलता है। अब आप पूछेंगे कि हमारे देश में देखिएगा तो कितने लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, तो पहला तो आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम मतलब पिनेकल पे बैठी हुई हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, लोकल यानी पंचायत राज होगी, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ होगी, ये सब होगी आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये देख लिया आपने। तो ये हो गया फेडरलिज्म का, आपका फेडरलिज्म हो गया एक फीचर, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दी कंट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। अब देखिए क्या हो रहा है ना, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो थी इंडिया में, इन्होंने ये सोचा जाना कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग सिटी यानी जो लोग कैपिटल में बैठे हैं, न्यू दिल्ली में बैठे हैं, सिर्फ वही लोग डिसीजंस बनाए पूरी कंट्री के लिए। कंट्री छोटी मोटी तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम थोड़ी बहुत पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्टेट को थोड़ी बहुत पावर दे दें, फिर उसका लोकल गवर्नमेंट में भी, कि अब ऐसा ना हो। अब एक ही लेवल होता तो मान लीजिए कोई अगर गांव का बंदा है, उसे कुछ ज़रूरत है, गांव में रोड्स नहीं बन रहे, तो यार वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नई दिल्ली में जाएगा, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, अपनी पंचायत के पास जाएगा, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये हमें देख रहा है, पंचायत अगर कुछ गांव की बात आ गई तो फिर गांव से स्टेट पे जाएगा, फिर स्टेट में अगर कुछ दिक्कत आती तो चलो सेंटर पे चले गए। तो एक लेवल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमारे देश में अगर ये नहीं होता तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये ज़रूरत होती है। क्यों, फेडरलिज्म की, क्यों, इससे एक तो ईजी हो जाता है काम, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि एक अलग लेवल का मतलब अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए हर स्टेट के पास ना कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ऑटोनॉमी देता है कि वो अपनी वो पावर्स का इस्तेमाल कर सकें। पावर्स का किस लिए इस्तेमाल कर सके, जो स्टेट में कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। पर अगर बात देखिएगा तो नेशनल कंसर्न की अगर आ जाती है तो जो स्टेट्स भी हैं ना, ठीक है, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके लॉज को फॉलो करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी देश की है, ठीक है, वो एक राज्य की तो है नहीं। एक राज्य की सरकार है, वो तो सिर्फ एक राज्य के स्पेसिफिक देखेगी ना। अब उस राज्य के स्पेसिफिक देखते हुए से कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारी पावर्स देता है, ठीक है, ये जानिएगा। बहुत सारी ऑटोनॉमी है उनके पास, इंजॉय करते हैं वो।
पर कुछ सर्टेन इश्यूज़ के लिए। जहाँ बात अगर नेशनल कंसर्न की आ जाती है, नेशनल इशू की आ जाती है, जहाँ पे देखिएगा तो पूरे देश इन्वॉल्व होता है, तो उसमें उस राज्य का कुछ सीन है नहीं, ठीक है। अब उसी स्टेट में भी अगर कुछ नेशनल कंसर्न उस स्टेट में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ज़रूरत है, तो वहाँ पे देखिएगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, लॉज फॉलो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टायर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिएगा तो एक लिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है, कि कौन सा, देखिएगा लिस्ट तैयार कर दी है कि लॉ मेकिंग पावर जो टायर, यहाँ पे टीयर की बात की गई, टीयर, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर किस टीयर के पास कितनी होगी, ठीक है। टीयर से यहाँ क्या मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो ये बता रखा है इन्होंने, ठीक है। टीयर किसके पास होगी, बेसिकली आप सेंट्रल और स्टेट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर किस किस इशू पे वो लॉ बना सकते हैं, किस किस इशू पे बहस कर सकते हैं, या किस किस इशू पे ऐसे होंगे जिसपे वो दोनों मतलब इंक्लूड होंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 लिस्ट बनती है। अब आपसे एक और पूछूंगा, किस शेड्यूल में आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट हो गए जो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है जितना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मतलब हैंडल करेगी। स्टेट लिस्ट जो स्टेट करेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट आगे जिसमें दोनों मिल बांट के करेंगे, जैसे एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर काम है तो उसमें यूनियन भी काम करेगी, आपकी सेंट्रल भी काम, स्टेट भी काम करेगी। तो ये होगा, तो ये तीनों जो लिस्ट है ना, ठीक है। अब एक और आपसे मैं चीज़ पूछूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों लिस्ट पे एक स्पेसिफिक वीडियोस बना दो कि इन लिस्टों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्क्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, और आपको ये भी आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो बना दूंगा वैसे मैं उसके ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आपके लिए जानना भी ज़रूरी होगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो आपके कौन से शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है, तो बताइएगा इसका आंसर। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ मनी फॉर ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर दी कि ये इसका काम है, ये इसका काम है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो हमें ये भी बताता है कि आखिर पैसा कहाँ से आना है। भाई साहब, कोई भी काम करना है, कोई चीज़ भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कोई भी चीज़ अगर वर्क करना है, गवर्नमेंट को लॉज वगैरह बनाने हैं, ठीक है, लॉज है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ठीक है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए भाई, मनी तो चाहिए ही होगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, ठीक है। टैक्सेस वगैरह का सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट क्या कैसे सिस्टम से चलाएगी टैक्सेस, अपना सेंट्रल का क्या सीन है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अंडर फेडरलिज्म the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well। अब देखिए, फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स देखिएगा तो एजेंट बन चुकी हैं आपकी फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, नहीं, वो एजेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, जब कोई नेशनल कंसर्न की बात आती है तब हमें सेंट्रल लॉज फॉलो करने, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉज जो होते हैं उसे फॉलो करने पड़ते हैं स्टेट्स को, पर ऐसा नहीं कि हमेशा, मतलब फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ही मतलब नज़र बना के रखेगी स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ भी हुआ अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो नहीं, उसमें रोक टोक ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से कि वो कुछ भी कर रहे हैं अपने दायरे में रह के, अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करें, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात थी आपकी फेडरलिज्म की, आपका फर्स्ट फीचर था फेडरलिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड फीचर पे हम चलें तो आपका सेकंड फीचर क्या था दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों जी, जहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाई जाती है। अब पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, हमारे लॉज वगैरह बनाते हैं, कानून वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बहस वहस करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि अपर हाउस कौन सा है और लोअर हाउस कौन सा है, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन पूछते रहूँगा, क्वेश्चन लगातार पूछते रहूँगा, तभी अब एक्टिव रहेंगे, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चुनते हैं, ठीक है, हम चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं, ठीक है। वोट कौन दे सकता है, 18 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति वोट दे सकता है, ठीक है, आपको भी पता है। तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, वैसे अभी अपना नया पार्लियामेंट बन ही जाएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफराज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी हम कहते हैं उसे, फॉर ऑल सिटीजन। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हर बंदे को जो भारत में रहता है, ठीक है, उसे यूनिवर्सल अडल्ट सफराज देता है, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति देश में रह रहा है अगर उसकी एज 18 साल से ऊपर है तो उसको वोट देने का अधिकार है,
ठीक है, वो अपना नेता, ठीक है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकता है, उसकी मर्जी है, कोई उसे दबाव नहीं बना सकता, कोई ऐसा कुछ नहीं है चक्कर। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपने जाना, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज भी हम इसे कहते हैं। दिस meant दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे भारत के जो लोग हैं उनके पास डायरेक्ट अधिकार मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। याद कीजिए दोस्तों, ठीक है, इसमें भेदभाव का कोई सीन नहीं होता, ठीक है, भेदभाव नहीं देखी जाती है वोट देखने में, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बात कही थी, अब पहले क्या था, ठीक है, सारे लोगों को, अगर मैं आज़ादी से बहुत पहले की बात करूँ, बहुत पहले तो नहीं, पहले की बात करूँ, क्या था, सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। जो थोड़ा बहुत जो क्या कह रहा हूँ, ब्रिटिशर्स जो लेके भी आए थे, ठीक है, कि हम देखिए वोट देने का अधिकार दे रहे हैं भारत के लोगों को, ठीक है, इन्हें भी हम देखिएगा तो कुछ अधिकार दे रहे हैं, तो सबको तो था नहीं, जो पढ़े लिखे थे उनको था। अम्बेडकर साहब ने ये समझा, तभी तो उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट सफराज दिया, सबको वोट देने का अधिकार दिया। बात तो उस टाइम पे भी असेंबली में भी चली थी, ठीक है, कि आखिर मतलब इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या जानेंगे। पर अम्बेडकर साहब की अगर उस टाइम पे बात कीजिएगा तो एक विजन थी, उन्होंने फ्यूचर को देखा था, ठीक है। अब फ्यूचर को तभी तो कहा जा रहा है विजनरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, विजन था उनका, फ्यूचर देखा होगा उन्होंने, समझा होगा, तभी तो उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट सफराज जैसी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। पता होगा उन्हें कि बाद में जाके कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट रोल मिलता है हमें, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें वोट देने का अधिकार मिलता है, ठीक है, हर नागरिक जो भारत में रहता है, ठीक है, एक एज सीमा होती है, 25 होती है शायद, अब एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 18 पे तो आप वोट दे सकते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, 25 होती है शायद, देख लीजिएगा। तो एक एज सीमा जब आपकी पार हो जाती है, जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, उसे इलेक्शन में खड़े होने का, उसे इलेक्शन में कंटेस्ट करने का भी पूरा हक है, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल, ठीक है। जो भी ये हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, ये जाके पार्लियामेंट में कुछ बहस वहस करते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक है, लॉज वगैरह बनाते हैं, तो लॉज जो बनाते हैं तो ये लोगों को भी समझाना होगा, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटेबल होते हैं ये, जो भी निर्णय ये लेंगे, ठीक है, जनता को देखते हुए लेंगे, ठीक है, जनता को अपने सारे कर्म बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, काम किया, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है किस में, सेकंड फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। दो फीचर्स देखिएगा तो हमने जान लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब थर्ड फीचर पे चले, तो थर्ड फीचर क्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या, ठीक है, अगर हम विभाजित करें, पावर्स को सेपरेट करें, जाहिर सी बात है पावर्स को सेपरेट करना, तो फर्स्ट पावर क्या होगी, लेजिस्लेटिव, लॉज वगैरह यही बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंट करने का काम। जुडिशियल, ठीक है, उन पर नज़र बनाए रखने का काम। तो सब देखिएगा तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इन तीनों जो आपके जो पावर्स है, जो मेन पिलर्स हैं, ठीक है, अलग काम है इनका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव कुछ भी करे जा रहा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव कुछ भी करे जा रहा है, एग्जीक्यूटिव को कोई मतलब नहीं, जुडिशियल कोई मतलब नहीं, तीनों की अपनी अपनी पावर्स हैं। अब हम उसकी को एक बार देखते हैं। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर वही होते हैं जो इनको हम क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, जो पार्लियामेंट में जाके बहस वहस करते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेचर्स ने तो क्या किया, लॉज बना दिए। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि ये लोग इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे लॉ, और इनका काम होता है सरकार को चलाने का, चाहे पीएम हो गए, सीएम हो गए या डीएम हो गए, ये सारे क्या आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स है ये सारे, डीएम आईएएस बनेंगे आप काफ़ी सारे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर सिविल सर्विसेज का पेपर देंगे तो, ठीक है, क्लियर करना है, करेंगे। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव्स का। द जुडिशरी रेफर्स टू द कोर्ट इन द कंट्री। अब जुडिशरी का क्या काम है, ठीक है, जुडिशरी क्या है, जितना भी कोर्ट आपका सिस्टम, कोर्ट सिस्टम है आप हमारे कंट्री में, जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुडिशरी के अंडर आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ पावर बाई एनी वन ब्रांच, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब ऐसा देखें अगर हम,
अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मान लीजिए लेजिस्लेचर है वो पूरी तरीके से मिसयूज़ कर रहा है पावर का, ठीक है। बाई वन, यहाँ पे लिखा है ना, ये इसको पढ़ें, द इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाई एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, ठीक है। ताकि कोई भी देखिएगा तो ब्रांच जो हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से, ठीक है, मिसयूज ना करे अपनी पावर का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, तीनों के देखिएगा, तीनों जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के, इनको अलग अलग पावर दे दी है। और इसका कारण क्या था, थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री, ठीक है। अब इन तीनों को क्या है, ऐसे क्यों कर दिया इन्होंने कि ताकि ना ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना के रखें। चेक एंड बैलेंस आप समझ रहे होंगे ठीक है। चेक एंड बैलेंस कैसे, ठीक है, लेजिस्लेटिव कुछ गलत ना डिसीजन ले ले, ये एग्जीक्यूटिव उस पर नज़र बना के रखेगा। एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है, ये जुडिशरी देखेगा। तो एक तरह से देखिएगा तो एक दूसरे पे इनका नज़र बना के रखना होता है। सबकी अपनी पावर्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमें सीन देखने को मिलता है आपका किसमें, सेपरेशन ऑफ पावर्स में। और सेपरेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी भी है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको भी पता पावर का मिस यूज़ होने लग जाएगा। लेजिस्लेचर्स अपने हिसाब से कोई भी लॉ बनाए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब वो लॉज किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसमें नज़र बनाने के लिए जुडिशरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए तीनों ऑर्गन्स को देखिएगा जो सरकार के हैं, इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग पावर्स दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बना के रखें, ठीक है। तो ये आपकी होगी सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट अगर फीचर देखिएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे हम। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को देखिएगा ना तो कंसाइंस कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कंसाइंस अगर आप मतलब समझिएगा तो कोर कह सकते हैं हम, कोर, धड़कन, ठीक है, धड़कन समझ लीजिए, कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बिना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ है ही नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलती है। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं आम लोगों के लिए। राइट्स चाहिए होते हैं ना यार, ठीक है, आज़ादी, अपनी राइट्स सबको चाहिए होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनियल रूल, अब लर्निंग्स फ्रॉम दी पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनियल रूल क्यों कहा गया, कि कॉलोनियल गवर्नमेंट में क्या था, जब उनका शासन था ब्रिटिशर्स का, तो फंडामेंटल राइट्स जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं थी। पहली बात तो उस टाइम पे, ठीक है, लोगों के पास खुद के राइट्स नहीं थे, ठीक है, अपनी मर्जी से ज़्यादातर वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है, बहुत दिक्कतें थी, बहुत दिक्कत थी। इक्वालिटी तो एकदम ख़त्म ही थी। जो आज हम राइट टू इक्वालिटी देखिएगा तो घर बार में भी इक्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आपने सुना होगा। अभी हम देखेंगे 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इस पर भी देखिएगा तो कॉलोनी रूल में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो भारत के जो संविधान जो बना रहे थे उन्होंने भी सोचा यार नहीं यार, अपने देशवासियों को ना हमें फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, इसके बिना कुछ चलेगा नहीं। अगर ये नहीं रहेगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, तो पता चलेगा जो गवर्नमेंट है वो बैंड बजाए जा रही है। गवर्नमेंट से मतलब है यहाँ पे जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो बैंड बजाए जा रहे हैं लोगों की, उनके राइट्स हैं नहीं, तो जो मर्जी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे वही बात कहता है आपसे, तीसरा पॉइंट देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल। स्टेट से यहाँ मतलब है, ठीक है, जो स्टेट यानी इंडिया में जो सरकार बैठी है वो गलत तरीके से अब बना देखिएगा तो एब्सोल्यूट आर्बिट्रेरी ने एब्सोल्यूट पावर ना चलाए लोगों पे, ठीक है। इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना आए। फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। फंडामेंटल राइट्स देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर देखिए फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो आपको क्या लगता है, जो हमारे मान लीजिए किसी भी कंट्री में, अगर हमारे देश की भी बात की जाए तो मेजॉरिटी पावर में आ जाती, माइनॉरिटीज़ को डर नहीं लगता, डर लगता। आज फंडामेंटल राइट्स ही तो है ना, जहाँ पे मेजॉरिटीज़ देखिएगा तो माइनॉरिटीज़ का देखिएगा तो हनन नहीं करते हैं। 1 मिनट, कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी देखिएगा तो गारंटी किसको देता है, राइट्स माइनॉरिटीज़ को देता है, ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ को लोग देखिएगा तो दबा ना सके। कौन नहीं दबा सके, मेजॉरिटी। अब ये कहानी अगर आप देखिएगा तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी, बॉयज़ और गर्ल्स वाला सिचुएशन याद है ना। एक क्लास में बॉयज़ ज़्यादा थे, गर्ल्स कम थी। बॉयज़ कह रहे थे क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स कह रही थी नहीं हम खेलेंगे बास्केटबॉल, ठीक है। तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का देखिएगा दबाया जा रहा था ना। तो यहाँ पे वही है, फंडामेंटल राइट देखिएगा तो गारंटी देता है कि माइनॉरिटीज़ को नहीं दबाया जाएगा मेजॉरिटी के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट्स देखिएगा तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अपने आप में, देखिएगा तो एक टॉपिक है पूरा, ठीक है।
अगर एक वीडियो अगर मैं इस पर बनाने लग जाऊँ ना तो 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे इस पर, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने में। ठीक है, कहिएगा तो ये भी बना दूंगा फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए काफ़ी सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, सेपरेट एक लेक्चर लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो ले लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जितनी अगर आपकी इस किताब के बाद से चलें तो उस हिसाब से हम चलें तो ये आप देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब अगर हम आगे चले तो 6 राइट्स हमें यहाँ पे किताब में दिए गए हैं और 6 राइट्स ही हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन कौन से देखने को मिलता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, समानता। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मिलता है ना। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी में हमें क्या मिलेगा? राइट टू इक्वालिटी में हमें क्या मिल सकता है? ठीक है, कि सबसे पहले तो देखिएगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कौन से बेसिस, किन बेसिस पे नहीं होनी चाहिए? रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद कास्ट के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए आपकी। देखिएगा तो इक्वालिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया था। अनटचेबिलिटी आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थी, आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा। आपका हिस्ट्री में मैंने बताया भी था शायद 6th-7th, हाँ हिस्ट्री में एक लेक्चर लिया था, पता नहीं टॉपिक याद नहीं आ रहा। ठीक है, पर मैंने लिया हुआ है। तो अनटचेबिलिटी भी थी। ठीक है, तो इक्वालिटी हमें मिलती है, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी देखिए तो कौन से आर्टिकल्स तक हैं? फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आपको पता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे और आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी को डील किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और चीज़ मिलती है। ठीक है, सबको बराबर दर्जा मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, भेदभाव उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पहला आर्टिकल हो गया। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो राइट टू फ्रीडम, ये तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में ही तो सब चीज़ आ जाती है। फ्रीडम में क्या आ जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस हो गए आपके। ठीक है, फ्रीली हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, फ्रीडम ऑफ ऐसी फ्रीडम नहीं होती आप कहीं मूव कर पाएँ तो दिक्कत आ जाती है ना। ये तो काफ़ी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आपकी, आर्टिकल 352 जब लगता है तो उसी टाइम पे देखिएगा तो आपको ये आर्टिकल 19 की तो सबसे ज़्यादा बैंड बच जाती है। राइट टू फ्रीडम आपका एकदम ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आर्टिकल 19 जो आपका है एकदम ही ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी चीज़ है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब यार किसी को मतलब एक्सप्लॉयट नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए भी देखिए तो राइट्स बना रखे। अब किस आधार पे देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमें प्रोहिबिट करने को की बात कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर यानी जो बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, या बंधुआ मजदूर कह लीजिए, या बॉन्डेड लेबर जो कहते हैं हम, या फिर जिनको मतलब काम तो करवा रहे हैं, ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा उस हिसाब से उनकी पगार नहीं है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर 14 ईयर्स जो चिल्ड्रन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स की जो एज के नीचे, उनको हजार्डियस प्लेसेस में हम काम नहीं करा सकते। इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, माइंस वगैरह हो गई, इनमें हम काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये भी गैर कानूनी है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कहता है यहाँ पे। अब चौथा राइट देखिएगा तो क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमसे क्या बात कहता है? ठीक है, ये हमें बात कहता है कि प्रैक्टिस प्रोफेशन एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। ठीक है, कि वो कौन सा रिलीजन अपनाना चाहता है, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता है। ठीक है, वो रिलीजन बता भी सकता है किसी को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती उसका मतलब बोल हम प्रेशर डाल रहे हैं कि तू अपना धर्म ये डाल। ठीक है, किसी मतलब प्रेशर में वो अपना रिलीजन चेंज नहीं कर रहा है, रिलीजन कोई अपना रहा है। ठीक है, उसके बाद पूरी आज़ादी है कि कोई भी रिलीजन वो चूज़ कर सकता है, बेस्ट है। पांचवा अगर राइट देखिएगा तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें देखने को मिलता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें किसके लिए? ज़्यादातर देखिए जो माइनॉरिटीज़ होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ यानी जो ट्राइबल ग्रुप्स हो गए या माइनॉरिटीज़ में जो आ गए, उनके रिलीजियस या लिंग्विस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको सेफ गार्ड कर सके। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटीज़ ज़्यादा है तो वो एकदम ही दबा दें। ठीक है, इन माइनॉरिटीज़ की जितनी भी राइट्स होती है, जितनी भी अगर रिलीजियस चीज़ें देख लीजिए या जो लिंग्विस्टिक होती हैं, भाषाएं होती हैं, इनको दबा दें। ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करना उनका अधिकार है। ठीक है, इसके लिए वो देखिए ओन अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये देखने को मिलता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, अब राइट सारी राइट आपको मिल गई, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सब मिल गया। पर अगर मान लीजिए बाई चांस
आपको ये राइट्स का हनन होता है, आपको मतलब अपने राइट्स का हनन देखने को मिलता है कि आपको ये राइट्स के मतलब जो मिले हैं ये दबाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक और पावर मिलती है, क्या पावर मिलती है, ठीक है, कि आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे बात कहता है, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड बाई स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट कह रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार गवर्नमेंट की बात की गई है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स का हनन हुआ है, ठीक है, आपके राइट्स वायोलेट हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुए हैं, तो आपको दबाया गया है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसमें मतलब कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हमें ये रहे आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अगर ना रहे तो इन राइट्स का कोई मतलब ही नहीं बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका कोई हनन भी कर लेगा, ठीक है, आपके कोई राइट्स वायोलेट भी कर रहा है, तो आप क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सर पीटेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के देख लेंगे, अच्छा ये राइट्स हैं, ठीक है। तो ये राइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं हम। डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर इज़ अ टू फोल्ड। डॉक्टर अम्बेडकर ने बात कही थी फंडामेंटल राइट्स की, दो बातें कही थी, अब हम उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, ठीक है, क्लेम दोज राइट्स। देखिए सबसे पहली जो इन्होंने बात कही थी कि एवरी सिटीजन, जो सारे जो हमारे जो देशवासी हैं, सिटीजन्स हैं हमारे देश के, वो एक ऐसी स्थिति में होने चाहिए कि अगर उनके राइट्स का मतलब राइट्स अगर वायलेट हुए हैं तो उस राइट्स को क्लेम कर सकें। और क्लेम किस आर्टिकल के तहत वो कर सकते हैं, क्या आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, सॉरी, जो आपके राइट हैं ये वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, इसके आधार पे वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। आर्टिकल 32 से आपको आर्टिकल 35 तक देखने को मिल जाएगा, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लेम दोज राइट्स। तो ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत हम उन राइट्स को क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में। सेकंड क्या कहते हैं ये, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट्स देखिएगा तो सिर्फ अथॉरिटीज़ को नहीं दी गई हैं, ये राइट्स सब पे मतलब लागू होती हैं। अथॉरिटीज़ यानी जो सरकार भी हैं वो भी देखिएगा तो आपके मतलब पावर्स को, आपके जो राइट्स हैं उनको नहीं छीन सकती, या कुछ ऐसे नहीं लॉज बना सकती, ठीक है, जो आपके राइट्स को देखिएगा तो हनन करें, आपके राइट्स को वायलेट करें, ठीक है। तो सरकार को ये सब भी देखना होता है, ठीक है, कि जो लॉज बना रहे हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट ना करें, फंडामेंटल राइट्स को देखिएगा तो मतलब दिक्कत ना पहुंचाए, आप वायलेट ना करें। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ठीक है, इसके लिए संविधान ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी आपके पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। कुछ देखिए जो प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे आपकी स्टेट को, स्टेट यानी जो भी गवर्नमेंट होगी जो चला रही है, स्टेट यानी यहाँ पे इंडिया से मतलब है, कंट्री से रेफर कर रहे हैं हम इस टाइम पे स्टेट को, राज्य मत समझ लीजिएगा। जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होंगे और वो प्रिंसिपल्स कौन डायरेक्ट करेगा, इस आर्टिकल्स के तहत आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी लॉज वगैरह बना रहे हैं, the section is included to ensure greater social and economic reforms to guide the independent Indian state, ठीक है। देखिए ये सेक्शन क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, इंश्योर करेगा ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप लॉज वगैरह ला रहे हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, वो इन आधार पे लाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं होती, फंडामेंटल राइट्स देख दी कि आप वायलेट नहीं, अथॉरिटीज़ वायलेट भी नहीं कर सकती हैं, लॉज बना रहे हैं जब वो, ठीक है, तब उन्हें कैसे पता चलेगा कि नहीं वायलेट कर सकते, किस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब लॉज वगैरह बनाएंगे। तो कुछ आधार इन्होंने तैयार किए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें देखने को मिलते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे जब तो पता चल जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिए। लास्ट देखिएगा तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म, ठीक है, बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, अपने आप में देखिएगा तो इसका एक चैप्टर भी आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पर वो भी देखिएगा तो चैप्टर उतना बड़ा नहीं है सेकुलरिज्म जैसे शब्द के लिए, सेकुलरिज्म जैसे फीचर के लिए। अब सेकुलरिज्म क्या कहते हैं, देखिए सेकुलर का सबसे पहले क्या मतलब है, सबसे पहले अगर हम सेकुलर का मतलब समझें, सेकुलर का क्या मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है दोस्तों कि नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर, ठीक है, रिलीजियस मैटर से अपने आप को जोड़ के, मतलब रिलीजियस मैटर यानी किसी एक धर्म से अपने आप को जोड़ के ना देखना, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट हमारा जो है भारत, वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है।
A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेकुलर स्टेट में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो देश है या जो एक स्टेट है, कंट्री है, वो क्या करता है, ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता है किसी भी एक रिलीजन को, ठीक है। किसी भी एक रिलीजन को क्या प्रमोट नहीं कर सकते कि वो स्टेट रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। इंडिया में देख लीजिए कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया में आपको सेकुलरिज्म देखने को मिलती है, सारे धर्म को बराबर का अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में भी आपको देखने को मिलता है, जब हम बात कहते हैं फंडामेंटल राइट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सेकुलरिज्म का आपको यहाँ फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला। अब इसी चीज़ पे एक आपसे मैं खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने कभी प्रीएम्बल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको सिंपल येस या नो में आंसर देना है, ठीक है। येस और नो में देना है, और आपको अगर येस अगर आपका आंसर आता है, येस आपको पता है, ठीक है, आंसर अगर आपका कहीं सही होता है तो आपको वो लाइन लिखनी है प्रीएम्बल की। सेकुलर शब्द बताइए दोस्तों प्रीएम्बल में यूज़ हुआ है, प्रीएम्बल में हमें सेकुलर शब्द देखने को मिलता है या नहीं, ठीक है। सेकुलर शब्द हमें वर्ड जो है हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलता है या नहीं, येस या नो में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा देश देखिएगा तो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, सेकुलर स्टेट है। एक भी मतलब देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक रिलीजन को हम अपना ऑफिशियल रिलीजन बना के प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। नो रिलीजन इज़ गिवन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नॉर एनी रिलीजन इज़ इग्नोर्ड ऑन एनी मैटर। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलीजन को हम एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक रिलीजन को इग्नोर कर रहे हैं। सारे रिलीजन्स में सबको बराबर का दर्जा मिला है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को मिलता है। इतना ही था आपका सेकुलरिज्म, ठीक है, इस पार्ट में देखिएगा। अब क्यों मैं इतना ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो सेकंड टॉपिक है ना, सेकंड चैप्टर है सेकुलरिज्म, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, तो उसमें हम थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, उसमें हम थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर है ही, ठीक है, तो मतलब ये देखिएगा तो आपका लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक भी आपको सेकुलरिज्म देखने को मिला, आपको मीनिंग पता चल गई सेकुलरिज्म की क्या मतलब है, तो हम बाद में देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका बात। तो सेकुलरिज्म हमने यहाँ देख लिया। अब सेकुलरिज्म सबसे बेस्ट चीज़ लगी है दोस्तों यहाँ पे, ऑफिशियल एक भी रिलीजन नहीं है ना। अगर मेरे हिसाब से पूछिएगा तो सबका एक ही रिलीजन है यहाँ पे, इंडियन, ठीक है, सिंगल रिलीजन है यार, इंडियन, कोई नहीं है यहाँ पे। देख नहीं रहे, बहुत ही बढ़िया इमेज लगी मेरे को लगी थी ये, ठीक है। तो अच्छी इमेज थी, सेकुलरिज्म इन इंडिया। सेकुलरिज्म इन इंडिया अगर आपको देखना है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। एक भी हमने ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे देश का, ठीक है। तो ये था आपका आज का चैप्टर, ख़त्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। मज़ा आया होगा उम्मीद है, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है देश को, हमने ये देख लिया। अब दूसरा ये भी तो टॉपिक आता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के भाई साहब फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हमने वो भी 5 फीचर्स देख लिया। कौन से 5 फीचर्स देखे हमने, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और सेकुलरिज्म के बारे में हमने जाना, डिटेल में जाना, ठीक है, अच्छे से जाना। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, और कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे सबके आंसर दीजिए। लाइक कीजिएगा, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, नॉलेज कैसल को सपोर्ट दिखाइए अपना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। मिलेंगे कल दोस्तों हम।